हेलो एवरीवन, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का एक जो कोलॉइड टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी कोलॉइड के अंतर्गत क्लासिफिकेशन का तीसरा टाइप पढ़ेंगे, थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि दो टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोग पहले कर चुके थे। एक था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसमें कि सोल वगैरह पढ़े थे। दूसरा था परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच अंतः क्रिया के आधार पर, जिसमें द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलॉइड के बारे में पढ़े थे। तीसरा वर्गीकरण किया जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर, और कणों के आकार के आधार पर कोलॉइड को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ए है वृहत आणविक कोलॉइड। वृहत आणविक नाम से ही स्पष्ट है, वृहत माने बड़ा, आणविक मतलब अणु, वैसा कोलॉइड विलयन जिसमें कोलॉइड के जो कण हैं वो बड़े अणु हों। परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं वो एक ही अणु से बने हों। कहने का मतलब जो कोलॉइड का साइज होता है 10 का पावर -9 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर के बीच, तो इस आकार का एक ही अणु हो जाए, यानी एक ही अणु बहुत बड़ा हो, तो उसी को बोलते हैं वृहत आणविक कोलॉइड। तो चलिए देखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ये होता है वृहत आणविक कोलॉइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। परिभाषा हो जाएगा वे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण उच्च आणविक द्रव्यमान वाले वृहत अणु होते हैं। मतलब एक ही अणु कोलॉइड के आकार का होता है, उन्हीं को वृहत आणविक कोलॉइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज इत्यादि। अब थोड़ा सा इसको समझिए कि एक अणु इतना बड़ा कैसे है। प्रोटीन का फॉर्मूला समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एमिनो एसिड का फॉर्मूला समझना होगा। एमिनो एसिड का फॉर्मूला आप याद कीजिए, CH CH के साथ लगता था NH2, R एक तरफ से लगता था और एक तरफ से लगता था NH2। NH2 को आप NH और H लिख सकते हैं, देखिए NH2। और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एमिनो एसिड का फॉर्मूला है। अब जितने भी एमिनो एसिड होंगे सबका फॉर्मूला हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं। NH2 देखिए NH और H, NH2 CH, R यहाँ पे ग्रुप लगा रहता है, C डबल बॉन्ड O OH। एमिनो एसिड का फॉर्मूला यही है, जनरल फॉर्मूला H NH CH R COOH। देखिए इसमें एमिनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है, इसलिए इसको बोलते हैं एमिनो एसिड। अब दो एमिनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, इसका OH और इसका H, H2 निकल जाता है और इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। CO और NH के बीच का जो बॉन्ड होता है इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी पेप्टाइड बॉन्ड से जब ढेर सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, ढेर सारे एमिनो एसिड जब इसी पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसी से प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। मिनिमम 100 एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के प्रोटीन बनता है। अब आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का कितना बड़ा है। एक ही मॉलिक्यूल में 100 से ज्यादा एमिनो एसिड है, और एक एमिनो एसिड इतना बड़ा एमिनो एसिड में अल्काइल ग्रुप का साइज भी अलग अलग डिपेंड करता है। तो आप देख लीजिए कि एक ही मॉलिक्यूल का साइज इतना बड़ा हो गया कि एक ही मॉलिक्यूल कोलॉइड के साइज का हो जाएगा। इसीलिए इनको बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, वृहत आणविक कोलॉइड। प्रोटीन का यह फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, ये आगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बी होता है बहुआण्विक कोलॉइड। बहुआण्विक कोलॉइड
मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड। मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड क्या है? तो इसका ठीक अपोजिट वे क्लोराइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण अत्यंत छोटे आकार के, देखिए उसमें बृहत आकार था, इसमें छोटा आकार है, अत्यंत छोटे आकार के कणों के समूहित होने से बने होते हैं, कणों के समूहित ग्रुप में जुड़ने से बने होते हैं, समूहित होने से बने होते हैं। बहुआण्विक क्लोराइड कहलाते हैं। बहुआण्विक क्लोराइड कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फर सॉल्ट। अब एक सल्फर का जो अणु होता है इतना छोटा होता है कि वो क्लोराइड के आकार का नहीं होता है। सल्फर के बहुत से अणु आपस में जुड़ते हैं, सल्फर के बहुत से अणु आपस में जुड़कर मतलब समूहित होकर क्लोराइडी कण में परिवर्तित होते हैं। बहुत से अणु जुड़ेंगे तब जाके क्लोराइड के आकार का बनेंगे, तो इसीलिए इनको बोलते हैं बहुआण्विक क्लोराइड। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग तीसरा लिखेंगे एसोसिएटेड क्लोराइड, संगुणित क्लोराइड। इसको जल्दी से लिखिए। सी देखते हैं संगुणित क्लोराइड, एसोसिएटेड क्लोराइड्स। तो देखिए कुछ पदार्थ निम्न सांद्रण पर सामान्य विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रण पर वे क्लोराइड की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें संगुणित क्लोराइड कहा जाता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत अपघट्य हैं, लेकिन सांद्रण बढ़ने पर वही क्लोराइड बन जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं संगुणित क्लोराइड। मतलब उनके बहुत सारे अणु जुड़ते हैं तब वो क्लोराइड बनते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं संगुणित क्लोराइड। संगुणन मतलब जुड़ना, एसोसिएशन, एसोसिएटेड क्लोराइड कहते हैं। एग्जाम्पल होगा साबुन, अपमार्जक इत्यादि। अब ये साबुन कैसे क्लोराइड बनता है इसको समझिए। साबुन का फॉर्मूला आप देखे होंगे, C15 से लेकर के C15H31COONA, इससे लेकर के 20 तक 16, 17, 18 जितना भी होगा सबका सोडियम साल्ट जो होता है उसको साबुन कहते हैं। यही साबुन है। तो साबुन में दो पार्ट होता है। एक होता है ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, इस चेन को आप समझते होंगे। जो ये चेन है, यहाँ कॉर्नर पे CH3, यहाँ CH2, CH2, CH2 इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन चेन है। ये नॉन आयनिक है हाइड्रोकार्बन चेन, इसको टेल कहते हैं। ये है टेल। और ये जो आयनिक है, देखिए CONA टूटेगा देगा CO माइनस और Na प्लस। माइनस और प्लस में डिसोसिएट हो रहा है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट है।
इलेक्ट्रोलाइट का नेचर ही होता है कि वो अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, तो ये डिसोसिएट हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है। अब COONA इसी तरह से जुड़ा हुआ रहता है, CO माइनस और Na प्लस में, ये आयनिक पार्ट है, इसको हेड कहते हैं। हेड जो है ये जल स्नेही होता है, जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है, ये पानी में रहना चाहता है। और टेल जो है ये जल विरोधी होता है, जल विरोधी होता है मतलब पानी में नहीं रहना चाहता है। हाइड्रोफोबिक होता है, पानी का विरोध करता है, पानी में नहीं रहना चाहता है। अब आप मान लीजिए कोई कपड़े को साफ कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें ये गंदगी है, कपड़े में ये गंदगी है, तो ये साबुन उसको कैसे साफ करता है समझिएगा। इसका जो टेल है जो जल विरोधी है वो जाकर के कपड़े की गंदगी से चिपक जाएगा, क्योंकि उसको जल में नहीं रहना है, तो जल के अलावा उसमें जो तेलीय गंदगी होगा उसी के साथ हो जाकर चिपक जाएगा इस तरह से। और जो हेड है वो फ्री रहेगा पानी में, CO माइनस के साथ Na प्लस NaCONA है, ये Na प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझिएगा कि वो वहीं पे उसके साथ में है। तो इसी तरह से जितना भी मॉलिक्यूल होगा साबुन का, अगर थोड़ा सा भी साबुन लिए हैं तो उसमें करोड़ों मॉलिक्यूल होगा। अब सभी करोड़ों मॉलिक्यूल का जो टेल है वो गंदगी से चिपक जाएगा और जो हेड है वो पानी में ही रहेगा। इस तरह से टेल गंदगी से चिपक जाएगा और हेड जो है वो पानी में ही रहेगा। अनगिनत, ये गिन करके नहीं बनाना है, ये अनगिनत बनाना है। ये इस तरह से तेल जो है गंदगी से चिपक जाएगा और हेड जो है वो पानी में ही रहेगा। तो ये जो ढेर सारे तेल गंदगी से चिपक जाएंगे, अब इसको आप हिलाइएगा कपड़े को तो ये पानी से निकलना चाहता है, जल विरोधी है, तो ये क्या करेगा, गंदगी को लिए हुए पानी से बाहर निकल जाएगा और कपड़ा साफ हो जाएगा। यही है सफाने का मैकेनिज्म, साफ करने का मैकेनिज्म, कपड़े को साफ करने का क्रियाविधि, सफोनिफिकेशन एक्शन ऑफ सोप। अब ये जो बना ये है मिसेल, ये है मिसेल। मिसेल मतलब होता है झाग, ये झाग है। याद कीजिए झाग जो था वो क्लोराइड के एग्जाम्पल में आता था। तो जब ये साबुन था तो विद्युत अपघट्य था, देखिए आयनों में टूटता था, CO माइनस और Na प्लस में। जब इसका एक मॉलिक्यूल था तो ये विद्युत अपघट्य का काम करता था, लेकिन जब ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़े, जब ये मिसेल बना तो ये क्लोराइड है। यहां पर यह विद्युत अपघट्य है और यहां पर यह क्लोराइड है। तो वैसे ही पदार्थ जो निम्न सांद्रण पर विद्युत अपघट्य हो और उच्च सांद्रण पर क्लोराइड की तरह गुण प्रदर्शित करते हो, उन्हीं को कहते हैं संगुणित क्लोराइड। अगर क्वेश्चन देगा मिसेल बनाने की क्रियाविधि को समझाएं तो आपको यही समझाना होगा कि साबुन में दो भाग होता है, एक तेल और एक हेड। तेल जल विरोधी होता है, हेड जल स्नेही होता है। जब गंदगी को उससे साफ किया जाता है तो तेल गंदगी से जाके जुड़ जाता है और हेड जल में ही रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है। इस प्रकार सभी अणु के तेल गंदगी से जुड़ जाते हैं और सभी अणु के हेड पानी में ही मुक्त अवस्था में रहते हैं। इस तरह से जो निर्माण होता है उसी को मिसेल कहते हैं और इसी मिसेल की सहायता से कपड़ा को साफ किया जाता है। यही मिसेल बनाने का क्रियाविधि है।
तो इसको भी आप लिख लीजिए, संगुणित क्लोराइड और ये मिसेल बनाने का तरीका। जल्दी से इसको नोट कीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे क्लोराइडों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का 3 टाइप होता था, तीनों पढ़ लिए। अब हम लोग क्लोराइड बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्लोराइड बनाने की विधियां, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स, यानी क्लोराइड बनाने की विधियां। बहुत आसान विधि है, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। पहला विधि है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। यांत्रिक परिक्षेपण विधि, मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। जिस तरह से आप गेहूं पीसने वाला मिल देखे होंगे जिसमें आटा निकलता है, उसी तरह से यांत्रिक परिक्षेपण विधि में एक मिल रहता है। देखिए इस टाइप का एक मिल होता है, ये चक्की है उसका। ये देखिए मिल है, इसका नाम है कोलॉइडी मिल। कोलॉइडी मिल, इसमें कोलॉइड से बड़ा आकार का जो पार्टिकल होता है उसको लिया जाता है। कोलॉइड से बड़ा आकार का पार्टिकल ले लिया जाता है, और इसी को पीस करके क्लोराइड बनाया जाता है। देखिए ये चक्की है, इसमें क्लोराइड से बड़ा आकार का पार्टिकल लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं और ये पीस करके इसको छोटा पार्टिकल बना देता है। यही क्लोराइडी कण मिल जाते हैं। इन्हें उचित परिक्षेपण माध्यम में मिला करके क्लोराइडी विलयन तैयार कर लिया जाता है। यहाँ पे इसको बड़ा छोटा पार्टिकल निकालने के लिए बना होता है। इसकी सहायता से पार्टिकल का साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। देख लीजिए कि क्लोराइडी आकार का बन रहा है कि नहीं। क्लोराइड से जो बड़ा आकार का पार्टिकल होता है उसको आप निलंबन कर सकते हैं, सस्पेंशन। और ये हो गया क्लोराइडी कण। क्लोराइडी कण। तो इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में क्लोराइडों को एक विशेष प्रकार के मील, क्लोराइडी मील में पीस कर तैयार किया जाता है। इस मिल में इस्पात से बने 2 चक्की होते हैं। ये जो चक्की देख रहे हैं दोनों, ये इस्पात से बना हुआ है। ये गोला चक्की होगा, लेकिन सामने से फिगर बना रहे हैं तो इतना ही आया है।
इस्पात से बने दो चक्की होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। यह कोलॉइड से बड़े आकार के कण को कोलॉइड आकार में परिवर्तित कर देता है। जिसे उचित परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर कोलॉइड बनाया जाता है। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए और ये फिगर भी बना लीजिए। ये लैंग्वेज और ये फिगर। विधि है ब्रेडिग आर्क विधि, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इस विधि में क्या करते हैं कि जिस पदार्थ का कोलॉइड बनाना है उसको एक आइस बाथ में छड़ के रूप में ले लेते हैं। पहले देखिए ये आइस बाथ है। आइस बात है मतलब बर्फ इसमें भरा हुआ है इन दोनों बर्तन के बीच में। देखिए यहां पर ये देखिए बर्फ का टुकड़ा है। ये बर्फ है। अंदर में देखिए पानी भरा हुआ है इस तरह से। ये आइस बात है और ये जल है। अब जिस पदार्थ का कोलॉइड बनाना है, मान लीजिए सिल्वर का कोलॉइड बनाना है, तो सिल्वर का 2 छड़ ले लीजिए। जिस पदार्थ का कोलॉइड बनाना है उसका 2 छड़ ले लीजिए और इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दीजिए। एक को प्लस से जोड़ दीजिए और एक को माइनस से जोड़ दीजिए और करंट पास कराइए। करंट पास करा करके देखिए फिर से एक बार, एक आइस बात ले लिए, उसमें जल है। ये जल बहुत ही ठंडा होगा। जिस पदार्थ का कोलॉइड बनाना है उसका 2 छड़ ले लीजिए और इसको करंट से जोड़ दीजिए। इसमें करंट पास करके यहाँ पे एक आर्क क्रिएट कीजिए, इलेक्ट्रिक आर्क, चाप बनाइए। इससे क्या होगा कि ये जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा छड़। जब गर्म होगा तो वाष्पित होने लगेगा और वाष्पित होकर के उड़ेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो ठंडा पानी है इसको संघनित कर देगा और ये छोटा छोटा कण में परिवर्तित हो जाएगा। जितना कण वाष्पित होगा वही संघनित होगा, यानी कि छोटा छोटा कण के रूप में ये वाष्पित होगा और फिर वही छोटा छोटा कण संघनित होकर के कोलॉइडी कण में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है। इस विधि में जिस पदार्थ का कोलॉइड बनाना होता है
उसके दो छड़ों को एक आइस बाथ में लेकर विद्युत के साथ जोड़ दिया जाता है। विद्युत के साथ जोड़ दिया जाता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत आर्क उत्पन्न कराया जाता है। उत्पन्न कराया जाता है। उष्मा की तीव्रता, मतलब तीव्रता एक ही जगह पे उष्मा लगेगा, यानी कि तीव्रता या अधिकता भी आप कह सकते हैं। उष्मा की तीव्रता या अधिकता से धातु, ये जो धातु का छड़ है, धातु वाष्पित होता है जो ठंडे जल द्वारा संघनित करके कोलॉइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यही आपका ब्रेडिंग आर्क विधि। तो इसका भी लिख लीजिए परिभाषा और ये फिगर दोनों लिख लीजिए।